नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीज हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्र, आप सबको यहां देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत एक पहेली से करें? आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? जिन छात्रों ने ये पहचान लिया है उन्हें बधाई। आपने देखा कि वेस्ट शब्द लिखा हुआ था। आपको स्क्रीन पर एक और शब्द दिखाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा शब्द है? क्या आपने पहचान लिया? यह शब्द है मीट। इस बार शब्द के अक्षरों को पहचानना काफी आसान था, है ना? आपने शब्द मीट को शब्द वेस्ट से जल्दी कैसे पहचाना? हमारा दिमाग आसानी से प्रशिक्षित हो जाता है और काम करते समय हमें पैटर्न पहचानने में आसानी होती है। इसलिए जब हमने शब्द वेस्ट को पहचानना सीख लिया, तब हमें मीट को पहचानने में आसानी हुई। आपको क्या लगता है, यह पहेली कैसे बनाई गई थी? आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इस शब्द के अक्षर लिखने हैं। अब आपको अक्षरों के चारों तरफ एक गाढ़ी रेखा बनानी है। इसके बाद अक्षरों के बीच जो खाली जगह है उसमें विरोधी रंग भरना है। इसके बाद अक्षरों के ऊपर और नीचे वाले किनारों को मिटाना है। अन्य संबंधित जगहों को भी इस तरह मिटाना है। अब क्या आप एंट शब्द के साथ ऐसी ही पहेली बना सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। क्या आपकी पहेली ऐसी दिखती है? आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। एक पेन और कागज तैयार रखें। अब अपनी आंखें बंद कर लें। बंद आंखों से अक्षर के लिखें। आपने लिख लिया? क्या ये के उस के से बहुत अलग दिखता है जो आप खुली आंखों से लिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना? उस दिन के बारे में सोचिए जब आपने बचपन में सबसे पहले के लिखना सीखा था। आपको आभास होगा कि वो कितना कठिन था। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें बिना सोचे समझे करते हैं क्योंकि हमें उन्हें करने की आदत हो जाती है, जैसे कि ब्रश करना। क्या आप ऐसी गतिविधियों की सूची बना सकते हैं जो हम आदत की वजह से बिना सोचे समझे करते हैं? धन्यवाद। हम दिन भर में बहुत सी गतिविधियां फटाफट और अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि रोज रोज ये कार्य करके हमें इनकी आदत हो जाती है। हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। मैं दोहराता हूं, हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। अब एक और पहेली। स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या दिख रहा है?
बहुत अच्छा प्रयास था। हमने एक फूलदान देखा। अब इस फूलदान के बाईं ओर पूरा ध्यान लगाकर देखिए। आपने क्या देखा? क्या आपको एक चेहरा दिख रहा है? अब इसी प्रकार दाहिनी ओर देखिए। आपको क्या दिखा? तो हम एक और चेहरा देख सकते हैं। आपने इस बात पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? ऐसा होता है क्योंकि बात प्रत्यक्ष हो और आम तौर पर दिखती हो, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। जो चीज छुपी हुई हो, उस पर ध्यान देने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है। यह क्या है? एक कोरा सफेद कागज। यह क्या है? धन्यवाद। आप में से ज्यादातर लोगों ने कहा 4 सितारे। देखा जाए तो कागज पर खाली जगह बहुत ज्यादा है और 4 सितारे बहुत छोटी सी जगह में बनाए हुए हैं। पर यह कितनी रोचक बात है कि हमारे दिमाग ने 4 सितारों पर ध्यान दिया, खाली जगह पर नहीं। मान लीजिए हमें इस कागज पर किसी का पता लिखना हो, तो हम कहां लिखेंगे? हम उस जगह पर लिखेंगे जो खाली पड़ी है, जहां पर सितारे नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग तुरंत उस जगह पर ध्यान देता है जो खाली पड़ी है और सितारों वाली जगह के बारे में नहीं सोचता। ऐसा होता है क्योंकि हमारा दिमाग केवल उस चीज पर ध्यान देता है जो उसे चाहिए और बिना जरूरत की चीज को ध्यान से हटा देता है। जब हम काम पर ध्यान देते हैं तो हम शारीरिक कष्ट के बारे में भूल जाते हैं, पर जब काम खत्म हो जाता है तब दर्द महसूस होने लगता है। हमने इससे क्या सीखा? दिमाग उस चीज पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। क्या हम दिमाग का एक और पहलू देखें? आपको स्क्रीन पर एक और चित्र दिखाया जाएगा। क्या आप 1 मिनट में इस चित्र में 2 प्राणी देख सकते हैं? जिन छात्रों ने एक पक्षी और एक खरगोश देखा, उन्हें बधाई हो। कुछ छात्रों ने पहले पक्षी देखा होगा और फिर खरगोश, और कुछ छात्रों ने पहले खरगोश देखा होगा। ऐसा क्यों हुआ कि पहला प्राणी आपको तुरंत दिख गया और दूसरा प्राणी देखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ा? आइए कुछ उदाहरणों की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के अलावा और कोई भाषा नहीं आती। वो व्यक्ति ऐसी जगह रहता है जहां बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसी जगह पर जीने के लिए उसे नई भाषा सीखने का प्रोत्साहन मिलेगा। उसके नए दोस्त भी बनेंगे। हर समस्या अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। जब हमारा दिमाग कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो उसे ढूंढ ही लेता है। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। जो बात प्रत्यक्ष हो और आम तौर पर दिखती हो, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। जो चीज छुपी हुई हो, उस पर ध्यान देने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है।
दिमाग उस चीज पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। जब हमारा दिमाग कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करता है तो वो उसे ढूंढ ही लेता है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। अब तक हमने जो भी सीखा उसे अच्छी तरह याद रखने के लिए क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें? प्रश्न 1, ये क्या है और इसके कितने पैर हैं? जवाब: 1 हाथी, इसके 8 पैर हैं। 2 हाथी, इसके 7 पैर हैं। 3 हाथी, इसके 4 पैर हैं। 4 हाथी, इसके 4 पैर हैं, पर देखकर ऐसा लगता है कि इसके ज्यादा पैर हैं। प्रश्न 2, आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? जवाब: 1 केवल जहाज, 2 केवल पुल, 3 जहाज और पुल। आपके पास 2 मिनट का समय है। इन सवालों के जवाब अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हम अगले सत्र में इनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया? क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1 के लिए यह क्या है और इसके कितने पैर हैं? ये जवाब: हाथी, इसके 8 पैर हैं। हाथी, इसके 7 पैर हैं और हाथी, इसके 4 पैर हैं अनुचित है। हमारा दिमाग हमेशा वो देखता है जो प्रत्यक्ष होता है और आमतौर पर देखा जाता है। छुपी हुई चीजें देखने के लिए विशेष ध्यान देना पड़ता है। यह जवाब: हाथी, इसके 4 पैर हैं, पर देखकर ऐसा लगता है कि इसके ज्यादा पैर हैं, उचित है। ये दर्शाता है कि हमारा दिमाग उस बात पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत हो। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2 के लिए आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? ये जवाब: केवल जहाज व केवल पुल कुछ हद तक सही है, पर पूरी तरह सही नहीं है। ये जवाब जहाज और पुल उचित है। ये दर्शाता है कि जब हमारा दिमाग कुछ अलग देखना चाहता है तो वो उसे ढूंढ निकालता है। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन छात्रों ने रचनात्मक तरीके से सोचकर उचित जवाब दिए, उन्हें बधाई हो। क्या हम अगला सत्र शुरू करें? नई दुनिया मिलकर बनाए हम, नई दुनिया मिलकर
बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहां देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत एक पहेली से करें? आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? जिन छात्रों ने ये पहचान लिया है उन्हें बधाई। आपने देखा कि वेस्ट शब्द लिखा हुआ था। आपको स्क्रीन पर एक और शब्द दिखाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा शब्द है? क्या आपने पहचान लिया? यह शब्द है मीट। इस बार शब्द के अक्षरों को पहचानना काफी आसान था, है ना? आपने शब्द मीट को शब्द वेस्ट से जल्दी कैसे पहचाना? हमारा दिमाग आसानी से प्रशिक्षित हो जाता है और काम करते समय हमें पैटर्न पहचानने में आसानी होती है। इसलिए जब हमने शब्द वेस्ट को पहचानना सीख लिया, तब हमें मीट को पहचानने में आसानी हुई। आपको क्या लगता है, यह पहेली कैसे बनाई गई थी? आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इस शब्द के अक्षर लिखने हैं। अब आपको अक्षरों के चारों तरफ एक गाढ़ी रेखा बनानी है। इसके बाद अक्षरों के बीच जो खाली जगह है उसमें विरोधी रंग भरना है। इसके बाद अक्षरों के ऊपर और नीचे वाले किनारों को मिटाना है। अन्य संबंधित जगहों को भी इस तरह मिटाना है। अब क्या आप एंट शब्द के साथ ऐसी ही पहेली बना सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। क्या आपकी पहेली ऐसी दिखती है? आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। एक पेन और कागज तैयार रखें। अब अपनी आंखें बंद कर लें। बंद आंखों से अक्षर के लिखें। आपने लिख लिया? क्या ये के उस के से बहुत अलग दिखता है जो आप खुली आंखों से लिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना? उस दिन के बारे में सोचिए जब आपने बचपन में सबसे पहले के लिखना सीखा था। आपको आभास होगा कि वो कितना कठिन था। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें बिना सोचे समझे करते हैं क्योंकि हमें उन्हें करने की आदत हो जाती है, जैसे कि ब्रश करना। क्या आप ऐसी गतिविधियों की सूची बना सकते हैं जो हम आदत की वजह से बिना सोचे समझे करते हैं? धन्यवाद। हम दिन भर में बहुत सी गतिविधियां फटाफट और अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि रोज रोज ये कार्य करके हमें इनकी आदत हो जाती है। हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। मैं दोहराता हूं, हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। अब एक और पहेली। स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या दिख रहा है? बहुत अच्छा प्रयास था। हमने एक फूलदान देखा। अब इस फूलदान के बाईं ओर पूरा ध्यान लगाकर देखिए।
आपने क्या देखा? क्या आपको एक चेहरा दिख रहा है? अब इसी प्रकार दाहिनी ओर देखिए, आपको क्या दिखा? तो हम एक और चेहरा देख सकते हैं। आपने इस बात पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? ऐसा होता है क्योंकि बात प्रत्यक्ष हो और आम तौर पर दिखती हो, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। जो चीज छुपी हुई हो, उस पर ध्यान देने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है। यह क्या है? एक कोरा सफेद कागज। यह क्या है? धन्यवाद। आप में से ज्यादातर लोगों ने कहा 4 सितारे। देखा जाए तो कागज पर खाली जगह बहुत ज्यादा है और 4 सितारे बहुत छोटी सी जगह में बनाए हुए हैं। पर यह कितनी रोचक बात है कि हमारे दिमाग ने 4 सितारों पर ध्यान दिया, खाली जगह पर नहीं। मान लीजिए हमें इस कागज पर किसी का पता लिखना हो, तो हम कहां लिखेंगे? हम उस जगह पर लिखेंगे जो खाली पड़ी है, जहां पर सितारे नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग तुरंत उस जगह पर ध्यान देता है जो खाली पड़ी है और सितारों वाली जगह के बारे में नहीं सोचता। ऐसा होता है क्योंकि हमारा दिमाग केवल उस चीज पर ध्यान देता है जो उसे चाहिए और बिना जरूरत की चीज को ध्यान से हटा देता है। जब हम काम पर ध्यान देते हैं तो हम शारीरिक कष्ट के बारे में भूल जाते हैं, पर जब काम खत्म हो जाता है तब दर्द महसूस होने लगता है। हमने इससे क्या सीखा? दिमाग उस चीज पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। क्या हम दिमाग का एक और पहलू देखें? आपको स्क्रीन पर एक और चित्र दिखाया जाएगा। क्या आप 1 मिनट में इस चित्र में 2 प्राणी देख सकते हैं? जिन छात्रों ने एक पक्षी और एक खरगोश देखा, उन्हें बधाई हो। कुछ छात्रों ने पहले पक्षी देखा होगा और फिर खरगोश, और कुछ छात्रों ने पहले खरगोश देखा होगा। ऐसा क्यों हुआ कि पहला प्राणी आपको तुरंत दिख गया और दूसरा प्राणी देखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ा? आइए कुछ उदाहरणों की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के अलावा और कोई भाषा नहीं आती। वो व्यक्ति ऐसी जगह रहता है जहां बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसी जगह पर जीने के लिए उसे नई भाषा सीखने का प्रोत्साहन मिलेगा। उसके नए दोस्त भी बनेंगे। हर समस्या अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। जब हमारा दिमाग कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो उसे ढूंढ ही लेता है। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। जो बात प्रत्यक्ष हो और आम तौर पर दिखती हो, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। जो चीज छुपी हुई हो, उस पर ध्यान देने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है। दिमाग उस चीज पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। जब हमारा दिमाग कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो उसे ढूंढ ही लेता है।
नमस्ते छात्रों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। आशा है कि अब आप आलोचना को ठीक से समझने लगे होंगे। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। नीलम एक शिल्पकार की कार्यशाला देखने गई। उसने अंदर जाने से पहले अपनी चप्पल एक पत्थर पर उतार कर रख दी। उसने सारी मूर्तियों को बहुत ध्यान से देखा और उनकी सुंदरता को सराहा। उसे किसी मूर्ति में बना एक सितार बहुत पसंद आया। शिल्पकार नीलम को उस सितार की खूबियों के बारे में बताने लगा। कार्यशाला में घूमने के बाद नीलम फिर से दरवाजे पर पहुंच गई, जहां उसने अपनी चप्पल उतारी थी। नीलम ने देखा कि उस पत्थर पर कुछ निशान बने हुए थे। शिल्पकार ने पत्थर की तरफ देखते हुए कहा, मैंने इस पत्थर पर सितार बनाना शुरू किया था, पर यह पत्थर हथौड़े की मार नहीं सह सका। इसीलिए मैंने दूसरे पत्थर पर हथौड़े से मारना शुरू किया। आपने इस कहानी से क्या सीखा? 1. जो पत्थर हथौड़े की मार सह सकता है वही मूर्ति बन सकता है। 2. हमें अपनी चप्पल किसी पत्थर पर नहीं छोड़नी चाहिए। 3. पहली कोशिश में कोई भी मूर्ति अच्छी तरह नहीं बन पाती। कोई भी पत्थर हथौड़े की मार सहने के बाद ही सुंदर मूर्ति बन पाता है। उसी तरह जो व्यक्ति आलोचना को सहन करके उससे उभर पाता है वही अच्छा मनुष्य बन पाता है। बाकी लोग वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई सुधार नहीं आता। इसका मतलब है कि आलोचना में ऐसी शक्ति है जो हमें अच्छा मनुष्य बनाती है। हमें अखबार में चित्रकला, संगीत, साहित्य, नृत्य इत्यादि जैसी कलाओं के बारे में आलोचनात्मक लेख पढ़ने को मिलते हैं। मनुष्य के व्यवहार के बारे में भी आलोचना की जाती है। इस तरह की आलोचना का मकसद होता है यह समझना कि कोई घटना क्यों घटी, वास्तव में क्या होना चाहिए था और अब उसके बारे में क्या किया जा सकता है। पर जब कोई हमारी या हमारे काम की आलोचना करता है तो हमें कष्ट पहुंचता है। उस दुख की भावना से बाहर निकलने के बाद ही हम खुद को सुधार सकते हैं। आग में तपने के बाद ही सोने में चमक आती है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति आलोचना को अच्छी तरह समझना सीख जाता है तो उसका व्यक्तित्व निखरने लगता है। इस सत्र के दौरान हम सीखेंगे कि आलोचना का सामना कैसे करना चाहिए। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। राजेश और उसके दोस्त साथ बैठकर अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। राजेश ने कहा कि वह सबके लिए चाय बनाकर ला रहा है। एक घूंट पीने के बाद कमल ने कहा, इसमें कुछ कमी है। यह सुनकर राजेश ने तुरंत जवाब दिया, चुपचाप पी लो, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी विवेक ने कहा, कमल सही कह रहा है, तुम शक्कर डालना भूल गए हो। कमल ने राजेश की भावनाओं के बारे में सोचे बिना तुरंत राजेश की गलती बताई, पर राजेश ने भी पूरी बात सुने बिना ही उसे जवाब दे दिया। अगर वह खुद चाय पीकर देखता तो उसे पता चल जाता कि उसने क्या गलती की थी। चाहे किसी भी तरह की आलोचना हो, पर हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए।
कुछ देर इंतजार करने से गुस्सा कम हो जाता है और हम अपने शब्दों पर काबू भी रख पाते हैं। आलोचना का सामना उचित तरीके से करना एक जरूरी कौशल है। इसका सबसे पहला कदम है आलोचना को ध्यान से सुनना, तुरंत प्रतिक्रिया ना करना। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। राजा की माँ बहुत परेशान है क्योंकि वह अपना कमरा और मेज बहुत ही गंदी रखता है। जब उसकी माँ ने यह बात उसे बताई तो उसने जवाब दिया, आपको मेरे दोस्त का कमरा देखना चाहिए, उसके बाद आप मेरे कमरे के बारे में शिकायत करना छोड़ दोगे। राजा ने ऐसा क्यों कहा? अपनी गलती छुपाने के लिए या इसलिए कि उसकी माँ और परेशान ना हो, या फिर इसलिए कि इस उम्र के छात्रों के कमरे ऐसे ही होते हैं? 1. अपनी गलती छुपाने के लिए। 2. ताकि उसकी माँ और परेशान ना हो। 3. क्योंकि इस उम्र के छात्रों के कमरे ऐसे ही होते हैं। राजा ने इस बात का फायदा उठाया कि उसके दोस्त का कमरा बहुत ही गंदा रहता था, पर इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी आड़ में वह अपनी गलती पर पर्दा डाल दे। अपनी माँ के द्वारा की गई आलोचना के लिए उसका जवाब ना तो उचित था और ना ही स्वीकार्य। वह सच्चाई का सामना करने की बजाय खुद को बचाना चाहता था। जब सच्चाई कड़वी लगती है तो लोग अक्सर इस तरह का रास्ता अपनाते हैं। आलोचना का जवाब देते वक्त हमें खुद का बचाव नहीं करना चाहिए, ना ही बहाने मारने चाहिए। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। यमुना एक साड़ी पर कसीदा निकाल रही थी। वह कसीदे से फूल और चिड़िया बना रही थी। कसीदा निकालते वक्त उससे एक छोटी सी गलती हो गई। जब उसकी छोटी बहन नेहा ने कहा कि उससे गलती हो गई है तो उसने कहा, तुम तो सुई में धागा भी नहीं डाल सकती, इसलिए मुझे मत सिखाओ। नेहा को सुई में धागा डालना नहीं आता होगा, पर इसका यह मतलब नहीं है कि यमुना उसे अशिष्ट तरीके से जवाब दे। ऐसा व्यवहार अनुचित होता है। आलोचना का जवाब देने का यह सही तरीका नहीं है। जो व्यक्ति आपकी गलती बता रहा हो उस पर अपने शब्दों से इस तरह हमला नहीं करना चाहिए। यह अशिष्ट होता है और बचकाना लगता है। आलोचना का सामना करते वक्त हमें आक्रामक तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। अखिल शाम को 7 बजे संगीत सीखने जाता है। स्कूल से 4 बजे लौटकर वह थक गया था और थोड़ा आराम करना चाहता था। वह नाश्ता करके टीवी देखने बैठ गया। वह टीवी देखने में इतना खो गया कि उसे समय का ख्याल ही नहीं रहा। अचानक उसने देखा कि 6:45 बज गए हैं। वह तुरंत संगीत क्लास के लिए निकला और वहां 7:15 बजे पहुंचा। संगीत के शिक्षक उस पर गुस्सा हुए। देरी से आने के लिए उन्होंने उसे गैर जिम्मेदार कहा। उसे क्या करना चाहिए? सजा से बचने के लिए क्या उसे कहना चाहिए कि वह किसी जरूरी काम में फंस गया था, या उसे सही बात बता देनी चाहिए, या फिर उसे बस यह मान लेना चाहिए कि वह देरी से आया है?
1. कहना चाहिए कि वह किसी जरूरी काम में फंस गया था. 2. सही बात बता देनी चाहिए. 3. उसे यह मान लेना चाहिए कि वह देरी से आया है. यह कहने का कोई फायदा नहीं कि वह देरी से आया है, क्योंकि यह तो शिक्षिका को पता ही है. इसीलिए यह जवाब अनुचित है. अखिल अपनी गलती की वजह से देर से आया था, इसीलिए उसे देर होने का सही कारण बता देना चाहिए और आलोचना से बचने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए. उसे सही कारण बताते हुए अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए. जब किसी भी परिस्थिति में आलोचना का सामना करना पड़े तो अपनी गलती स्वीकार करके ईमानदारी से जवाब देना चाहिए. खुद को बचाने की या आक्रामक तरीके से जवाब देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. आलोचना का सामना करते वक्त ईमानदारी से जवाब देना चाहिए. अपनी गलती मान लेनी चाहिए. अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं. सीता ने बाल्टी में अपने कपड़े भिगोकर रखे थे. उसने देखा कि उसके सफेद कुर्ते पर गुलाबी रंग के धब्बे हो गए थे. ठीक से देखने पर उसे पता चला कि उसकी बहन नीता ने अपना गुलाबी सलवार उसी बाल्टी में भिगो दिया था. उसने गुस्से में आकर नीता से कहा, क्या तुम इतनी बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं चलता कि बाल्टी में क्या डालना चाहिए? तुमने मेरा इतना अच्छा कुर्ता बिगाड़ दिया. यह सुनकर नीता को भी गुस्सा आ गया और उसने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम इतनी ही समझदार हो तो तुमने बाल्टी में अपना कुर्ता सबसे पहले क्यों डाला? नीता ने बहुत ही चालाकी से जवाब दिया, पर आलोचना का सामना करने का यह सही तरीका नहीं है. उसकी गलती यह थी कि उसने सीता की आलोचना में सच्चाई नहीं देखी. सीता ने भावुक होकर आलोचना की, पर उसकी बात सही थी. नीता को अपनी सलवार भिगोने से पहले यह देख लेना चाहिए था कि उसका रंग निकलता है या नहीं. लापरवाही या फिर अज्ञानता की वजह से उससे ऐसा हो गया. नीता ने सच्चाई पर ध्यान नहीं दिया. आलोचना का सामना करने का सही तरीका यह है कि हम सच्चाई और भावनाओं को अलग अलग रखें. अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगने से परिस्थिति अपने आप संभल जाती है. कड़ी आलोचना का सामना करते वक्त हमें राय, तथ्यों, सच्चाई और भावनाओं को अलग अलग रखना चाहिए. क्या अब हम सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? हमें आलोचना को ध्यान से सुनना चाहिए. तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए. आलोचना का जवाब देते वक्त या सामना करते वक्त हमें खुद का बचाव नहीं करना चाहिए, ना ही बहाने मारने चाहिए. आक्रामक तरीके से बात नहीं करनी चाहिए. ईमानदारी से जवाब देना चाहिए. अपनी गलती मान लेनी चाहिए. राय, तथ्यों, सच्चाई और भावनाओं को अलग अलग रखना चाहिए. धन्यवाद. आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया.
पिछले सत्र में हमने सीखा था कि आलोचना का सामना कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि आलोचना का सामना करने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। अब आपके लिए एक प्रश्न है। आप में से कितने लोगों को खुद की प्रशंसा सुनकर अच्छा लगता है? कृपया अपने हाथ खड़े कीजिए। हम सबको खुद की प्रशंसा सुनकर अच्छा लगता है, पर यह बात भी सही है कि कोई हमारी चापलूसी करे तो हम परेशान हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न, हम में से कितने लोगों को खुद की आलोचना सुनना अच्छा लगता है? हम में से किसी को भी आलोचना सुनना अच्छा नहीं लगता। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसे आलोचना पसंद नहीं आती। जैसे कि एक कहावत में बताया गया है, अगर आप किसी को अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं तो बस उससे इतना कह दीजिए कि वह गलत है। आलोचना को धैर्य से सुनने और समझने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आलोचना को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ आवश्यक गुण होने चाहिए। क्या हम यह जानने की कोशिश करें कि वे गुण कौन से हैं? इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कला और उसके दोस्त एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी स्कूल में गए थे। जब उसकी स्कूल पहली प्रतियोगिता में हार गई, तब दूसरी स्कूल के छात्रों ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, हार गए, लगता है इतनी दूर हारने के लिए ही आए थे। कला के कुछ दोस्तों को गुस्सा आने लगा और कुछ दोस्त हताश हो गए। अगर आप कला की जगह होते तो आप क्या करते? इस परिस्थिति में कला ने अपने दोस्तों से कहा, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो और अगली प्रतियोगिता के बारे में सोचो। इस बार हम जरूर जीतेंगे। इससे सबको प्रोत्साहन मिला और वे अगली प्रतियोगिता जीत गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कला और उसके दोस्तों में दुख से बाहर निकलने का साहस था, इसीलिए वे हार और आलोचना को पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाए। खुद में सहिष्णुता और साहस पैदा करने के लिए हम आलोचना का सामना समझदारी से कर सकते हैं। कई बार आलोचना सुनकर बहुत ठेस पहुंचती है, पर अगर हम में सहिष्णुता और साहस हो तो हम भावुक हुए बिना फिर से सामान्य तरीके से सोच पाते हैं और सही बात पर ध्यान दे पाते हैं। आलोचना का सामना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे हैं सहिष्णुता और साहस। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी आलोचना की वजह से आप हताश हो गए थे, पर बाद में आपने सहिष्णुता और साहस से काम लिया और आप दुख से बाहर निकलकर आगे बढ़ पाए? आइए अब ममता की कहानी सुनते हैं। ममता की आदत है कि वह काम को टाल देती है। उसने खास अवसरों पर पहनने वाले कपड़े धोने के लिए निकाले थे, पर हमेशा की तरह उसने वह काम टाल दिया। उसे एक शादी में जाना था। जब वह पहनने के लिए कपड़े देखने लगी तो उसे एहसास हुआ कि कोई भी कपड़े साफ नहीं है। उसके भाई ने तुरंत कहा, तुम्हारे साथ
ऐसा ही होना चाहिए था। तुम किसी की सलाह तो मानती नहीं हो। फिर उसके भाई ने कहा, अब शादी में मेरे कपड़े पहन कर जाना। इस घटना के बाद ममता ने काम को टालना छोड़ दिया। इसका मतलब है कि उसने आलोचना को स्वीकार किया और अपनी गलती पर ध्यान देते हुए कुछ सीखा। आलोचना का सामना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे हैं सहिष्णुता और साहस, ध्यान केंद्रित करना। अब हम कोकिला की कहानी सुनेंगे। कोकिला अपने जेब खर्च के पैसों का हिसाब नहीं रखती थी। कभी कभी उसके पास कोई आवश्यक चीज खरीदने के पैसे भी नहीं बचते थे। यह देखकर उसकी सहेली प्रिया ने उसकी गलती बताई और उसे हिसाब रखना सिखाया। इसके बाद कोकिला कुछ पैसे बचाने लगी। जब उसने हिसाब देखा तो उसे पता चला कि उसमें कुछ फिजूल के खर्चे भी थे। उसने अगले महीने बिल्कुल भी फिजूल खर्च नहीं किए। ऐसा करके 1 साल के बाद उसके पास काफी पैसे बच गए थे। फिर प्रिया की सलाह पर उसने उन पैसों से एक छोटा कारोबार शुरू किया। अब 4 सालों के बाद वह एक दुकान की मालकिन बन गई है। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जी हाँ, हमें खुले दिमाग से आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। प्रशंसा स्वीकार करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, पर किसी भी प्रकार की आलोचना को स्वीकार करने के लिए खुले दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर हम में ग्रहणशीलता नहीं होगी तो हम सच्चाई और भावना के बीच में फर्क नहीं कर पाएंगे। आलोचना का सामना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे हैं सहिष्णुता और साहस, ध्यान केंद्रित करना, सच्चाई स्वीकारना, ग्रहणशीलता। क्या आपने कभी खुले दिमाग से आलोचना को स्वीकार किया है? क्या आपने आलोचना को स्वीकार करते हुए अपनी गलती को सुधारने पर ध्यान दिया है? चलिए अब सिमरन का किस्सा सुनते हैं। सिमरन और आलिया दोस्त हैं। सिमरन बहुत ही मिलनसार है और सबकी मदद करती रहती है। उसके कुछ दोस्तों ने इस बात का फायदा उठाया। वे रोज उसके पैसों से खाना खरीदकर खाने लगे। यह सब कुछ दिनों के लिए चलता रहा। फिर एक दिन आलिया ने उसे कहा, मिलनसार और उदार होना अच्छी बात है, पर सब लोग तुम्हारा फायदा उठाते रहते हैं। तुम्हारी भलाई के बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। इतनी भोली बनने का क्या फायदा? सिमरन अपने व्यवहार को ठीक से समझने लगी और उसे पता चला कि लोग उसके अच्छे व्यवहार का फायदा उठाते हैं। उसे यह भी समझ आ गया कि आलिया ने सच्ची फिक्र की वजह से उसकी आलोचना की थी। स्पष्टता होने से हम आलोचना का सामना आसानी से कर पाते हैं। अगर हमें स्पष्ट रूप से पता हो कि परिस्थिति कैसी है और आलोचना करने वाले का इरादा क्या है, तो हम आलोचना का सामना आसानी से कर पाते हैं। आलोचना का सामना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे हैं सहिष्णुता और साहस, ध्यान केंद्रित करना, सच्चाई स्वीकारना, ग्रहणशीलता, स्पष्टता। सुधीर अपने परिवार के साथ एक नई जगह पर रहने आया था।
उसने कुछ नए दोस्त बनाए जो उसके घर के पास क्रिकेट खेलते थे। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे पास बुलाकर कहा, तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, इनसे दूर ही रहना। यह सुनकर सुधीर को थोड़ा गुस्सा आया, पर वह सच्चाई का पता लगाना चाहता था, इसीलिए वह उन दोस्तों से दूरी रखने लगा। एक दिन उसे पता चला कि उनमें से एक दोस्त को चोरी के जुर्म में पुलिस पकड़ कर ले गई। तब सुधीर को समझ आया कि उसका पड़ोसी उसे क्या समझाना चाहता था। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? आलोचना का सामना करने के लिए एक और गुण होना चाहिए, जो है आभारी होना। आलोचना के रूप में हमारे सामने ऐसे कई मौके आते हैं जब हम अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ सकते हैं। हमें ऐसे मौकों का आभारी होना चाहिए। आलोचना का सामना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे हैं सहिष्णुता और साहस, ध्यान केंद्रित करना, सच्चाई स्वीकारना, ग्रहणशीलता, स्पष्टता, आभारी होना। खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने से हम हमेशा आगे की बात सोच पाते हैं और आलोचना पर ध्यान नहीं देते। मजाकिया स्वभाव होने से हमें आलोचना सुनकर गुस्सा नहीं आता। अगर हम खुद पर हंसना सीख जाएं, तो आलोचना को स्वीकार करना आसान हो जाता है। आलोचना का सामना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे हैं सहिष्णुता और साहस, ध्यान केंद्रित करना, सच्चाई स्वीकारना, ग्रहणशीलता, स्पष्टता, आभारी होना, मजाक करने की आदत। इन सब के अलावा आप तनाव कम करने के कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे गहरी सांस लेना। ऐसा करने से हमारा दिमाग नकारात्मक बातों से हट जाता है और हम आक्रामक बातें नहीं करते। एक कहावत है कि अगर कोई हम पर पत्थर फेंके तो हमें उन पत्थरों से खुद के लिए एक मजबूत नींव बनानी चाहिए। आलोचना भी पत्थर की तरह होती है। आलोचना से सीख लेकर हमें खुद को दृढ़ और मजबूत बना लेना चाहिए। जीवन की राह में हमें फूल के साथ पत्थर भी मिलते हैं। हमें दोनों को समानता से स्वीकार करना चाहिए। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो हो सकता है कि हम पत्थरों से बच पाएं। आलोचना का अच्छी तरह सामना करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको शुभकामनाएं। क्या अब हम सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? आलोचना का सामना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे हैं सहिष्णुता और साहस, ध्यान केंद्रित करना, सच्चाई स्वीकारना, ग्रहणशीलता, स्पष्टता, आभारी होना, मजाक करने की आदत।